नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ गठन के 20 साल बाद मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के साथ अलग महाकौशल राज्य की अब मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल के इलाकों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग अब राजनीतिक दलों के साथ साथ व्यापारिक संगठन भी कर रहे हैं। आरोप है कि इसकी वजह शिवराज सरकार में विंध्य के साथ जबलपुर की हुई उपेक्षा है। 8 में से भाजपा की 4 सीटें देने वाले जबलपुर के साथ प्रदेश सरकार का ये रवैया लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से विंध्य के साथ अब अलग महाकौशल राज्य की आवाज व्यापारिक संगठन भी तेजी से बुलंद कर रहे हैं। जबलपुर और महाकौशल से जुड़े राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों के साथ ही अनेक संस्थाओं ने अलग महाकौशल राज्य का झंडा बुलंद कर दिया है। महाकौशल राज्य के लिए नए अभियान का ऐलान भी किया है। मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो पृथक महाकौशल राज्य की मांग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। छोटे छोटे राज्यों से छोटे छोटे राज्य अगर बनते हैं तो उसमें डेवलपमेंट, विकास और अच्छी अच्छी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। हमारी मांग है साफ तौर पे कि महाकौशल राज्य की स्थापना हो। राज्य सरकार से भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पे भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस बात को बड़ी मजबूती से कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इसको बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। आगे आने वाले समय पर देखेंगे बहुत ही मजबूत तरीके से ये मांग उठेगी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि आप मांग कर रहे हैं तो आप मांग करिए, मगर ये मांग जब पूरी होगी जब हमारी केंद्र शासन को लगेगा कि इस अलग महाकौशल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि कोई भी राज्य बनता है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसको देख के करना पड़ता है। देखिए, अभी कभी सोचेंगे, आज तो कोई विषय नहीं है। जब कभी ऐसा आएगा तो विचार करेंगे उस समय। बीजेपी में 20 साल पुरानी परंपरा इस बार के निकाय चुनाव में टूटने जा रही है। किसी भी विधायक को अब की बार महापौर पद का टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने प्रदेश को इसके संकेत दिए हैं। 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय के समय से ये शुरुआत हुई थी कि विधायक होते हुए भी वो महापौर बने। इसके बाद मालिनी गौड़ भी विधायक रहते मेयर बनी और इस बार ये परंपरा बदलने जा रही है। बीजेपी ने महापौर के टिकटों के साथ पार्षदों के लिए भी तय कर दिया है कि अगर वो 20-25 साल से जनप्रतिनिधि हैं तो बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो परिवारवाद पर भी अब कैंची चल सकती है। इसके संकेत गुजरात के अहमदाबाद में निकाय चुनाव के दौरान दे दिए गए हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी व भाई प्रहलाद की बेटी सोनल मोदी को टिकट नहीं दिया गया। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के ने हालांकि ये बात रखी है कि कुछ जगहों पर पुराने पार्षदों को भी दोहराना पड़ सकता है, लेकिन पूरा फीडबैक लेकर ही काम होगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उम्र 60 साल से अधिक की ना हो। इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो संगठन के सामने ठोस तर्क होना चाहिए कि उनके बिना समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन के 2 बड़े आधार होंगे। एक जनता की अपेक्षा और आकांक्षा, दूसरा कार्यकर्ताओं की भावना। बाकी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसके अलग अलग अपने स्वभाव और तासीर हैं। उसके दृष्टि से प्रदेश की चुनाव समिति, संभाग की चुनाव समिति जो बनेंगे वो निर्णय करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को बतौर अध्यक्ष बने 1 साल पूरा हो गया है। शर्मा बीते 15 फरवरी 2020 को बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। BD शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक जुड़े रहे। वो बीजेपी संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडौतिया ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के बतौर प्रदेश अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद है। सर, 1 साल उपलब्धियां तो कई सारी रही, सरकार में वापसी कराना और शुभंकर एक जैसा एक शब्द हमने सुना बीजेपी के अंदर जो BD शर्मा ग्रुप में सामने निकल कर आया, जो पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। देखिए, मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि सरकार मेरे कारण से वापस बनी। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, तो कई लोगों ने जो मेहनत मानी, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के हमारे सभी नेतृत्व ने मिलकर के उसके आधार पर जो सरकार बनी और उसी समय मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी। मेरा तो प्रयास ये था कि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, तो मैं एक अध्यक्ष बनने की भूमिका में हूँ कि मैं एक अध्यक्ष बन सकूँ
क्योंकि जिम्मेदारी मिल करके उस जिम्मेदारी के अनुरूप बनना ये आसान नहीं होता है। तो मेरा तो प्रयास अभी ये है। 2 साल में सर हमने देखा कि बड़ा परिदृश्य बदला। जब विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात थी तो कई समय ऐसे विरोधी थे जो खुलकर आपके टिकट का विरोध करते थे, पर लेकिन अब जब आप लीडर हैं, सबको साथ लेकर चलना एक बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज मन में लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति क्या कुछ। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के कुशवाहा ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे, राजमाता सिंधिया जैसे लोगों ने खड़ी की है। जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो हम तो उस विचार के लोग हैं। मुझे काम दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के चलना, और मेरे तो अपने एक सिद्धांत के अंदर, इसलिए मैं कभी इस दिशा में नहीं जाता किसने मेरे लिए क्या बोला, किसने क्या कहा। जो एक कही जा रही कि बीजेपी के अंदर पावर सेंटर कई सारे, कोई पावर सेंटर नहीं है, सब मिलजुल करके काम करते हैं, सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। निश्चित तौर पर 1 साल का जो कार्यकाल है बड़ा उपलब्धि भरा है, क्योंकि जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बने थे बीडी शर्मा, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर सरकार नहीं थी, उनके समय में सरकार की वापसी हुई है। हालांकि आने वाले समय में कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं, पर लेकिन पिछला एक कार्यकाल, 1 साल का जो कार्यकाल है वो सीखने वाला कार्यकाल रहा है, ये साफ तौर पर उनका मानना है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार का ही प्रशिक्षण दे सकती है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की नकल करने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बाजार पर निर्भर करते हैं, जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा थे। महंगाई को लेकर कांग्रेस वजह की बयानबाजी कर रही है। इसके अलावा विश्वास सारंग ने पुलवामा हमले के 2 साल पूरे होने पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब देखिए, कांग्रेस तो प्रशिक्षण केवल भ्रष्टाचार करने का ही कर सकती, क्योंकि नेता सिखाएंगे क्या? जो जिसने किया है वही नीचे सिखा सकता है। मुझे लगता है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में बंगला अलॉट होने के 24 दिन के बाद अपने सरकारी निवास पर पहुंचे हैं। उन्हें श्यामला हिल्स में बंगला B5 मिला है। उन्हें ये करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला है। नई दिल्ली से वो फ्लाइट से सुबह भोपाल पहुंचे। उनका बंगले पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री तुलसी सिलावट भी यहाँ मौजूद रहे। करीब 1.5 एकड़ वाला ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दिग्विजय सिंह से भी बड़ा है। अब वो उमा भारती के पड़ोसी हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह 3 बंगले छोड़कर B1 में रहते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने सिंधिया से दिल्ली 27 सफदरजंग रोड का सरकारी आवास 27 जुलाई 2019 को खाली करा लिया था। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। वहीं भोपाल के अलावा प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है, जिसका असर आगामी नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव पर पड़ सकता है। एक तरफ विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बाजार पर निर्भर होती है, जिसका सरकार से सीधा संबंध नहीं होता। जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। पर मोदी जी को बहुत बधाई, आगे की लंबी प्लानिंग हो रही है। जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन शुरू करने का जो निर्णय लिया है, उससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और उसके बाद दाम कम होंगे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल कहीं महंगा है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज भोपाल में 100 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल बिक रहा है। ये देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पता नहीं कहाँ जनता को ले जाकर मारेगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि रिंकू शर्मा की तर्ज पर उनकी हत्या हो सकती है। इससे पहले भी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल चुकी हैं।
देश में कानून का और विधान का राज है। किसी की निर्दोष की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोई रिंकू शर्मा की निर्दोष हत्या करेगा तो उस हत्यारे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, न्याय की मांग भी की जाएगी। इधर वैलेंटाइंस डे पर संस्कृति बचाओ मंच ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन किया। हुक्का लाउंज और पार्क में जाकर मंच के कार्यकर्ताओं ने तलाशी ली। मालवीय नगर में जौहरी पैलेस होटल के बाहर लगे हुक्का लाउंज के पोस्टर को संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंच हमेशा से वैलेंटाइन डे का विरोध करता रहा है। ऐसी पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम निगरानी रखेंगे। किसी भी होटल में हुक्का लाउंज में अगर अश्लीलता फैलाई गई तो मंच उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने भी मोर्चा खोलते हुए एमपी नगर में हुक्का लाउंज के बाहर प्रदर्शन किया। समर्थकों के साथ बोर्ड ऑफिस चौराहे से निकाली रैली सांकेतिक प्रदर्शन कर बंद करने की मांग कर रहे थे। वहीं इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कूल के बच्चे बैठ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे बैठ रहे हैं और उनको जो है हुक्का लाउंज के नाम पर उनको गांजा, चरस, स्मोक इस टाइप का जो है फ्लेवर की चीज़ें उनको दी जा रही है। हमारा युवा जो है नशे का शिकार हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है और वहाँ पर असामाजिक तत्व जो वहाँ लब जिहाद के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ किसी चक्कर में लगे रहते हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच हमेशा वैलेंटाइन डे का विरोध करता आया है। यहाँ पर हम लोग सभी संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई हुक्के लाउंज चालू ना हो और कहीं कोई अश्लीलता ना फैलाई जाए। अगर कहीं कोई अश्लीलता फैलाई जाएगी तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि आज किसान संगठन कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद करेंगे। देश के हर गांव में शहीदों को याद किया जाएगा। बता दें 14 फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा वाहनों के काफिले में विस्फोट किया था, जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू के बस स्टैंड से 7 किलो की आईडी बरामद की। इस आईडी को आतंकी हमले के लिए वहां पर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक बरामद आईडी में यदि विस्फोट कर दिया जाता तो वहां पर बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी, जिससे लोगों को बड़ी मात्रा में जान और माल दोनों का नुकसान सहना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया और वासरमेनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विस्तारित परियोजना को पूरा करने में 3,770 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। चेन्नई में पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों की दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न फोर्स बनाने की दिशा में आगे भी काम करते रहेंगे। इसी के साथ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फोकस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे सशस्त्र बलों ने कई बार दिखाया है कि वो मातृभूमि की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बहन सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता और प्रबल व्यक्तित्व के साथ साथ सादगी की मिसाल थी। उन्होंने अपनी हर गतिविधि से देश का मान बढ़ाया है। उनकी देश के लिए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कुछ खबरें विस्तार से। इंदौर पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं पर जो कार्रवाई की है उससे लगातार परत दर परत जो मामले सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। ड्रग्स को लेकर इंदौर पुलिस अब तक 25 से ज्यादा बड़े और खूंखार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और हैदराबाद, तेलंगाना शामिल है। लेकिन अब पुलिस का फोकस तेलंगाना पर ज्यादा है, क्योंकि 70 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स का कंसाइनमेंट यहीं से निकला था और उसके बाद इंदौर पहुंचा था। इसी कनेक्शन के जरिए पुलिस ने मुंबई और राजस्थान से बड़े ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब उस जगह पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर ड्रग्स का निर्माण होता है। इसके तहत इंदौर पुलिस अवैध कंपनियों को लेकर स्थानीय पुलिस के साथ जानकारियां जुटा रही है। हैदराबाद, तेलंगाना से निकले बड़े कंसाइनमेंट में ये बात साफ हुई थी कि हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स बनाया जा रहा था और उसी के चलते इंदौर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई बड़ी ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई भी की जहां अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कुछ न कुछ निर्माण किया जा रहा था। एमडीएमए का एक बड़ा सीजर हुआ था इंदौर में। उसके इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो 3 आरोपियों के नाम आए थे और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुआ था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।
पन्ना के उत्तर वनमंडल के पठार चौकी क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया है। हमले से वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं वारदात के बाद माफिया वहां से भाग निकले। तीनों वनकर्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि विश्रामगंज रेंज के पठार चौकी क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक बीट गार्ड छत्रपाल लोधी, स्थायी कर्मी स्वामी दीन कुशवाहा और एक सुरक्षा श्रमिक तीनों जंगल में गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नजर सागौन की बेशकीमती लकड़ी काट रहे माफिया पर पड़ी। जैसे ही लकड़ी चोरों से वनकर्मियों का सामना हुआ, वैसे ही लकड़ी चोरों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जंगल में तीनों घायल वनकर्मियों की तलाश की गई थी। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद तीनों वनकर्मी डरे सहमे बीच जंगल में मिले थे। जिला अस्पताल में डीएफओ, एसडीओ, रेंजर और वन विभाग स्टाफ ने पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना है। जो बीट गार्ड हैं और अपने चौकीदार के साथ, सुरक्षा श्रमिक के साथ वन गश्ती पर थे शाम के समय, तो इन पर मतलब हमला किया गया है अवैध लकड़ी चोरों द्वारा। और हम इस चीज़ को संज्ञान में लेकर अब एक टीम गठित करके दल के साथ गश्ती करवाएंगे। कटनी के विजय राघवगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति के शव को नदी किनारे से बरामद किया। पुलिस को कटे हुए सिर के साथ मृतक का शव मिला। दरअसल पड़ोसी से जमीन विवाद के चलते 29 जनवरी की रात को उसकी हत्या कर दी गई थी और सबूत छुपाने के लिए शव को बोरे में भरकर महानदी में फेंक दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 13 फरवरी की सुबह विजय राघवगढ़ पुलिस को महानदी पुल के नीचे एक बोरे से शव को बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है और बताया कि उन्होंने आरी और कुल्हाड़ी से हत्या को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। एक बोरी में सब बंधा हुआ मिला है। उसको जब हमने तस्दीक कराया उनके परिवार वालों से कि वो अभिषेक ताम्रकार का निकला, जो कि 3 तारीख को गुमशुदगी जिसकी कायम हुई थी। फिर जांच विवेचना में लेकर पता चला कि हत्या का मुकदमा है, जो उसकी मौसी और मौसा जी और उनके दोनों लड़कों के द्वारा कारित की गई थी। उनके ऊपर 302, 201 की कायमी की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया है। ग्वालियर से 2 दिन पहले अपने ही घर में सेंध लगाकर गायब हुए नाबालिग लड़के को उसके एक अन्य साथी के साथ बरामद कर लिया गया है। गायब हुआ लड़का मुरैना के धनीला गांव में सकुशल मिला। नाबालिग सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने घर पर करीब 5 लाख रुपए नकदी और करीब 11 लाख के आभूषण लेकर भागा था। घर वालों ने उसके संदिग्ध दोस्तों के नाम पुलिस को बताए थे और इस आधार पर लड़के की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने नाबालिग लड़के के दोस्तों को भी पकड़ा है। पुलिस ने लगातार प्रयास किए, पता किया और वो बालक सकुशल वापस आ गया है। साथ में जो उसके साथ गया था उसकी भी वो भी मिला है। और चूंकि बालक अभी छोटा है, उसको सुपुर्दगी पे उनके परिजनों को, माता पिता को दे दिया है। फिर उनके स्टेटमेंट लेकर के जैसी भी स्थिति बनती वैसी कार्रवाई। जबलपुर में अधूरी परियोजनाएं शहर के विकास की रफ्तार पर अब ब्रेक लगा रही हैं। आधे अधूरे कामों के चलते राशि मिलने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। कभी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में नाम कमाने वाला जबलपुर अब स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। पिछले साल 97वीं रैंकिंग हासिल करने वाली सिटी को इस बार भी टॉप 10 में भी जगह नहीं मिल पाई है। जबलपुर को 46वें पायदान से ही संतोष करना पड़ा है। वहीं स्मार्ट सिटी की रैंकिंग विकास की परियोजनाओं के पूरा होने के आधार पर की जाती है। बता दें कि अधिकारी फंड की कमी बताकर नाकामी का जो ठीकरा दूसरों पर फोड़ते भी नजर आ रहे हैं। वहीं 5 साल बाद काम पूरा न होने पर कांग्रेस ने अफसरशाही को निशाने पर लिया है। इधर कांग्रेस ने इसे अधिकारियों का भ्रष्टाचार और नाकामी बताया है, तो वहीं अधिकारी जल्द ही कई प्रोजेक्ट के जल्द पूरे होने की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो रैंकिंग के फार्मूले हैं उसमें एक्सपेंडिचर, आपको कितना फंड सेंटर से रिलीज हुआ है, कितना फंड स्टेट से रिलीज हुआ है, आपने कितना यूटिलाइज किया है, उसको लेके मार्किंग के पैरामीटर्स हैं। अभी हमारा जो फंड यूटिलाइजेशन है वो 50% के करीबन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता और माता की स्मृति में उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से आयोजित प्रेम सुंदर क्रिकेट मेमोरियल का नसरुल्लागंज के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे अच्छा लगा कि ग्रामीण खिलाड़ियों को मौका देने के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने कार्तिकेय सिंह चौहान को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य करेंगे। सेज ग्रुप के चेयरमैन संजीव अग्रवाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे।
हर पंचायत में टीम को संगठित करके ये प्रतियोगिता आयोजित की। उसमें से जो निचोड़ निकली है इन 14 टीमों की, और जहां एक तरफ ये 14 टीम अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए एक तरफ रोजगार का मेला और दूसरे तरफ पूरे बुधनी और नसरुल्लागंज के हमारे व्यापारियों के लिए एक स्थान रखा गया है, ताकि वे भी अपने सारे चीज लाकर जो लोग यहां आए हैं उसका भी विस्तार हो पाए। तो एक समावेश और संगम कार्तिकेय ने यहां तय किया। यहाँ के जितने युवा हैं उनको एक कैरियर के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए, एक उनको अंदर जो छिपा हुआ है उसको निकालने के लिए एक प्रयास कर रही है। हमारा बहुत बड़ा स्टॉल लगा है और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन, जिससे हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट की प्रतिभाएं थी वो बाहर निकले और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना नाम कमा के। मेरी सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।